हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटॉपर। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे कल वादा किया था कि हम आपके लिए बिहार स्पेशल के सेट लेके आएंगे, तो पहला सेट हमने बना लिया है और ये आपके सामने उसी की वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं हम। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, हमने बिहार से संबंधित ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहे जा सकते हैं। आप खुद ही जब इन प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपको ये बात अपने आप ही महसूस होने लगेगी। एक प्रश्न है और इसके 5 ऑप्शंस हैं, जैसा कि बीपीएससी के पैटर्न में होता है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमने इसको बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। हमारे साथ साथ आप भी इनको अटेम्प्ट कीजिए और वीडियो के अंत में हमें अपने सुझाव और साथ में इस सेट को सॉल्व करने के बाद जो भी मार्क्स हैं आपके वो ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार से किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस है ममलूक, तुगलक, खिलजी, गुलाम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही उत्तर है बी, तुगलक वंश। बिहार से तुगलक वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मूलतः ये अभिलेख पटना, गया और राजगीर से प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? देखिए, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के जो शुरुआती साक्ष्य मिले हैं वो हमें मिलते हैं बी, पूर्व प्रस्तर युग के। पूर्व प्रस्तर युग के यानी पूर्व पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल के मिलते हैं। ये अभिलेख हमें मिलते हैं, ये साक्ष्य हमें मिलते हैं मुंगेर और नालंदा में। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं, बहुत सारे ऐसे पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं जिनसे आदि मानव की उपस्थिति का पता यहाँ पे चलता है। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। अंग तथा मगध महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, जिनमें से 3 महाजनपद मुख्य रूप से बिहार में स्थित थे। तो इसमें से 2 का नाम यहाँ दिया गया है, मगध तथा अंग। इन दोनों महाजनपद के को कौन सी नदी अलग करती थी? आंसर है बी, चंपा नदी। चंपा नदी इन दोनों को अलग करती थी। चौथा प्रश्न है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? देखिए, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे वसु पूज्य प्रभु। इनके नाम में प्रभु लगा हुआ था। इनके पिता थे वसु पूज्य और माँ थी जया देवी। इनकी जन्मस्थली थी चंपा, जिसका नाम इस समय था चंपापुरी। आगे बढ़ते हैं। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? देखिए, ऐसे तो मगध के राजवंश के बारे में हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हर्यक वंश से मोस्टली स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं और आपको भी पता होगा कि महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का जो पहला राजवंश था वो था बृहद्रथ वंश। इसी वंश का राजा था जरासंध। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? मगध के किस शासक ने गिरिव्रज यानी राजगीर के साथ साथ वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शंस हैं नागदशक, कालाशोक, शिशुनाग, उदयन। सही उत्तर है यहाँ पर सी, शिशुनाग। शिशुनाग ने गिरिव्रज यानी राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था और ऐसा करने वाले ये प्रथम मगध के शासक थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये हैंड रिटन है, ठीक है, तो आप हमें ये भी ज़रूर बताइएगा कि यह हैंड रिटन आपके लिए क्लियरली विजिबल है, आपको समझ आ जा रहा है, कोई समस्या तो नहीं हो रही है पढ़ने में? क्योंकि मैंने खुद ही इसको लिखा है और अगर ये ठीक है तो हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और अगर आपको इसमें समस्या आ रही है तो हम प्रिंटेड करने की भी, टाइप करने की भी कोशिश करेंगे। हालांकि उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन फिर भी हम उसकी कोशिश करेंगे। आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आपके लिए हैंड रिटन इस तरह के सेट कंफर्टेबल हैं आप इसमें या नहीं हैं।
ठीक है। चलिए, 7वां प्रश्न है कि मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किसने किया था। देखिए, मगध साम्राज्य में कलिंग का सबसे पहले विलय करने वाला जो शासक था वो था महापद्मनंद। महापद्मनंद, इनको एकराट की उपाधि भी मिली थी, एकराट की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ठीक है। साथ ही साथ ये नंद वंश के संस्थापक भी थे। इन्हीं का पुत्र था घनानंद, जिसके समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। किस मौर्य शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है सी चंद्रगुप्त मौर्य को। इनको भारत का मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है? कारण यह है कि इन्होंने यूनानियों से यहाँ के लोगों को मुक्ति दिलाई थी, इसीलिए यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण इन्हें भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। अब इन कथनों को पढ़ेंगे हम। इस पर करों का काफ़ी बोझ था, ये केंद्रीकृत था, यहाँ प्रशासन तंत्र कठोर था, इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सारे कथन तो सही हैं, हमें बताना है कौन सा नहीं है सही, इसलिए आंसर होगा ई। 10वां प्रश्न है कि किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयास किया था। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयास किया था। ये प्रयास किया था सी पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश का संस्थापक भी था, इसी ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को नष्ट करवाने का प्रयास किया। इनके बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार करने का प्रयास किया, साथ ही ये बौद्धों के लिए काफ़ी उत्पीड़क वाला व्यवहार करते थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पुलिस जमादार हसन अली खां कहाँ से संबंधित थे। देखिए, ये पुलिस जमादार हसन अली खां जो थे ये संबंधित थे तिरहुत से। ठीक है, ये पुलिस जमादार थे और इन्हें 1857 की क्रांति के समय फांसी दे दी गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे। देखिए, पटना में वहाबी आंदोलन, चूँकि वहाबी आंदोलन का एक मुख्य केंद्र रहा था पटना, और इसके नेताओं की बात करें तो 2 नेता मुख्य रूप से थे इसके। एक थे विलायत अली और दूसरे थे इनायत अली। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन चूंकि यहाँ इनायत अली का नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ विलायत अली का नाम दिया गया है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स, देखिए, प्रश्न बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार आप जब इसको समझ जाते हैं तो आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाता है, आपके माइंड में एकदम अच्छे तरीके से सेटअप हो जाता है। इसीलिए कभी भी किसी प्रश्न को पढ़िए तो उसके पीछे की पृष्ठभूमि जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हम भी प्रयास करते हैं कि हम अपने हर वीडियो में हर प्रश्न के साथ पृष्ठभूमि आपको बताएं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वीडियोज इतने ज़्यादा लंबे हो जाते हैं ना कि उनकी लेंथ देख के ही आप वीडियो को क्लिक ही नहीं करते। उस ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के चक्कर में कभी कभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आप तक नहीं पहुँच पाती सही तरीके से, इसीलिए कई बार फ्लैट क्वेश्चंस भी पढ़ने होते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी कोशिश है कि जहाँ भी कहीं ज़रूरत हो, स्कोप हो, वहाँ मैं आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताती चलूँ। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस क्षेत्र में संथालों ने 1855 से 56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा की थी। देखिए, संथाल विद्रोह के बारे में आप जानते हैं कि 1855 से 56 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ था और ये औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ एक पहला सशक्त जनजातीय विद्रोह था। संथाल लोग जो हैं ये बिहार से लेकर बंगाल तक फैले हुए थे, लेकिन इस पूरे विद्रोह का केंद्र था संथाल परगना। ठीक है, तो इन लोगों ने किस जगह पर अपनी सरकार की घोषणा की थी। इन्होंने घोषणा की थी भागलपुर राजमहल के क्षेत्र में अपनी सरकार की घोषणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिरसा किस गांव के निवासी थे। देखिए, बिरसा मुंडा के बारे में हमें पता चलता है, कई बार सुनने में आता है, पढ़ने में आता है कि तमार थाना के ये निवासी थे। लेकिन याद रखिए, यहाँ पर तमार थाना है और यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है, गांव पूछा जा रहा है। तो ये किस गांव के निवासी थे, ये तमार थाना के अंतर्गत चलकद गांव के निवासी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी।
तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। रमाबाई के बारे में आप जानते हैं, पंडिता रमाबाई इनका नाम था। कादम्बिनी गांगुली के बारे में आप जानते हैं कि ये भारत की पहली महिला स्नातक थी। अघोर कामिनी देवी, इन्होंने भारत में पहले बालिका विद्यालय की स्थापना इन्होंने बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? बिहार में जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, ये बनी थी 1967 यानी 1967 में। 1967 में। अब देखिए इसके जो मुख्यमंत्री इस समय बने थे महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, आप ये भी इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे महामाया प्रसाद सिन्हा। ये जनक्रांति पार्टी के नेता थे। इस समय कॉलिजन गवर्नमेंट बनी थी, हालांकि कांग्रेस ही इस समय भी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि बहुत सारे जो पार्टीज थी उन्होंने मिल करके एक कॉलिजन गवर्नमेंट बनाया, गठबंधन सरकार बनाई और महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये एक साल में ही ये सरकार गिर गई थी। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात एक और थी कि महामाया प्रसाद सिन्हा जी जो थे, ये उस समय अपनी पार्टी यानी जनक्रांति पार्टी के एकमात्र विधायक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? देखिए, बिहार में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो क्षेत्र स्थित है समुद्र तल से, वो है सी वाल्मीकि नगर। ठीक है, वाल्मीकि नगर कहाँ है? ये है पश्चिमी चंपारण में। आगे बढ़ते हैं। बिहार का सबसे नया जिला अरवल किस जिले के विभाजन के उपरांत बना है? ठीक है, तो देखिए अरवल जिला जो बना है ना, ये बना है जहानाबाद के विभाजन के उपरांत। अब जैसे कि मान लीजिए पटना है, पटना के बाद यहाँ पे है जहानाबाद और यहाँ है अरवल, तो ये पूरा का पूरा एक ही था, इसी जहानाबाद में से अलग होके बना है अरवल। आगे बढ़ते हैं। बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में कितनी है? ये बिहार में शहरों की संख्या एज पर द सेंसस ऑफ 2011 के सेंसस के अनुसार बिहार में शहरों की कुल संख्या अभी है 199। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में गंगा नदी का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? देखिए, बिहार में गंगा नदी का जो उत्तरी मैदान है ये 56,980 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस मैदान के बारे में कुछ और भी बातें आपको बता दूं, जैसे इस मैदान में कौन कौन सी नदियों के क्षेत्र आते हैं, तो इसमें गंगा के अलावा घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी का बहाव क्षेत्र आता है। साथ ही इस गंगा के उत्तरी मैदान की अगर हम समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो वो है 66 मीटर। वहीं ये गंगा का उत्तरी मैदान पूरे राज्य के क्षेत्रफल का 52.27% हिस्सा कवर करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेटा है। गंगा का उत्तरी मैदान पूरे राज्य के क्षेत्रफल का 52.27% हिस्सा कवर करता है। जिलों की बात करें तो इसमें सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, ये सारी जगह आते हैं। आगे बढ़ते हैं। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? देखिए, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 60 मीटर से 100 मीटर के बीच में औसतन है। ठीक है, और ढाल कितनी है? 6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। बिहार में दियार भूमि किसे कहा जाता है? देखिए, इसको दियार को कई जगह पे दियरा भी कहते हैं। ठीक है, गांव देहात में हम लोग बोलते हैं दियरा भूमि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र जो है उस हिस्से को
दियरा भूमि कहा जाता है बिहार में। बिहार का सर्वोच्च स्थान कहाँ है? अभी देखिए हमने एक फ़ौरन ही एक पिछला क्वेश्चन पढ़ा है कि बिहार में समुद्र तल से सबसे ऊंचा कौन सा स्थान है। आंसर हमने क्या दिया था वहाँ पे? वाल्मीकि नगर। यहाँ प्रश्न है कि बिहार का सर्वोच्च स्थान कहाँ है? ये है सोमेश्वर की पहाड़ी। ये सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये है त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखाना ठोरी तक। ठीक है, इसका काफ़ी हिस्सा बिहार और नेपाल के बीच सीमा भी बनाता है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो 874 मीटर है। ठीक है, 874 मीटर उसकी ऊंचाई है। कई दर्रे हैं इसमें जो कि नदियों ने बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। बिहार के उत्तरी मैदान में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है। इसको क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं सी चौर। ठीक है, इसको कहीं कहीं पर ऐसा लिखा हुआ भी आपको मिलता है, चौर या चौर। क्या है ये? बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसको कहते हैं चौर। आगे बढ़ते हैं। बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? देखिए हाल में ही बिहार से मानसून लौटना प्रारंभ कर रहा था और ये कब होता है? ये होता है अक्टूबर के मध्य सप्ताह में। तो अक्टूबर के मध्य सप्ताह में ठीक बीच अक्टूबर में बिहार से मानसून लौटता है। लेकिन ये मानसून आता कब है बिहार में? ये आता है मध्य जून में। टेंटेटिव टाइम इसका यही है, मध्य जून। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? ऑप्शंस हैं मुंगेर, कैमूर, रोहतास, आरा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि बिहार में ऐसे तो कैमूर और रोहतास में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का चूना पत्थर मिलता है, लेकिन मुंगेर में भी पाया जाता है। तो ये 3 ऑप्शन सही है, आरा में नहीं पाया जाता। तो इसलिए जब 3 ऑप्शन सही हैं तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ई। बिहार के राजकीय उत्पाद का प्रमुख स्रोत क्या है? बिहार के राजकीय उत्पाद का प्रमुख स्रोत है सी सेवा कर। ठीक है, सर्विस टैक्स। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? आप जानते हैं विधानमंडल जब द्विसदनीय होता है तो उसमें 2 सदन होते हैं। एक होती है विधानसभा और दूसरी होती है विधान परिषद। ठीक है, तो बिहार में भी विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, द्विसदनीय विधानमंडल है। इसकी व्यवस्था किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है संविधान के? सही उत्तर है डी 169, 169 के द्वारा। संविधान के 169 अनुच्छेद के द्वारा बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रश्न बहुत लंबा है, शायद आप 2-3 बार पढ़े आपको, लेकिन मैं एक बार शॉर्ट में बताती हूँ। यहाँ सीधा पूछा जा रहा है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार अगर मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाना है तो इसके लिए जो ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक होती है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसका अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है सी, जिला पंचायत अधिकारी या इसको जिला पंचायत पदाधिकारी कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 2011 में जो जनगणना हुई है इसके अनुसार बिहार की साक्षरता दर है 61.8%। ठीक है, 61.8%। अब इससे संबंधित 2-3 डेटाज और देख लेते हैं। जैसे 2011 की ही जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है? वो है रोहतास। सबसे ज़्यादा जो पुरुषों की साक्षरता है वो भी रोहतास में है और कुल साक्षरता भी रोहतास में ही है। ठीक है, इसके अलावा आप और देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है, साक्षरता के मामले में सबसे नीचे है। 2-3 चीज़ें और बता दूं इसमें कि जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि बिहार का एकमात्र वो जिला जो राष्ट्रीय
साक्षरता दर से ऊपर है। भारत की जितनी साक्षरता की दर है उससे ज़्यादा है कौन से बिहार के ज़िले की? बात समझिए, बिहार में एक ऐसा ज़िला है जिसकी साक्षरता भारत की साक्षरता दर से भी ज़्यादा है। वो ज़िला कौन सा है? वो है, बट नेचुरल है, मैंने अभी बताया, वो है रोहतास। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे 30 क्वेश्चंस थे। बहुत सारे और सेट अभी आने वाले हैं। ठीक है, साथ ही मुझे ये भी बताइएगा फ्रेंड्स कि आपने कितने प्रश्न इसमें से सही किए। अगर आपको हमारी मेहनत वाकई पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ अपने, लाइक करें।